हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली में कि फैमिली क्या है, फैमिली के इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और फैमिली की थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और डेफिनेशन कौन कौन सी हैं और इससे रिलेटेड मेन क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं फैमिली क्या है। तो 2-4 लोग रहते हैं फैमिली में और माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं अविवाहित। वो जो एक गृहस्थ समूह रहता है उसको हम फैमिली कहते हैं। जो जनरल आइडियोलॉजी होती है, पर्सपेक्टिव हम लोगों को पता रहता है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें उसमें उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी थिंकर्स के आइडिया भी पूछे जाते हैं और कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या स्टेजेस रहीं, किस तरह से क्या सिचुएशन बनी, तो फॉर्म्स पूछ लेता है, इनके फंक्शंस क्या हैं वो पूछ लेता है डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी मैंने किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में देखा था कि पूछा गया था कि मर्डॉक के अकॉर्डिंग फैमिली के फंक्शंस क्या हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को जो कि पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो किसी पर्टिकुलर जब थिंकर्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली तो हमें पता है कि फैमिली क्या क्या काम करती है, तो हम बता लेंगे ये फैमिली का काम है, ये फैमिली के डेफिनेशन है। लेकिन जब वो पूछ लेते हैं इनके अनुसार तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो उसीलिए हम काम करेंगे कि हमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट में आंसर या कीवर्ड लर्न हो जाए तो हम बता पाएँ कि ये इनके अनुसार है। तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। आज हम लोग फैमिली पे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे की पॉइंट रहेंगे सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेंशन किया यहाँ पे कुछ डेफिनेशन के कीवर्ड्स, और बाकी अगर आपको डिटेल में फैमिली के या किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको मेरी जो डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके लर्न करना होगा, जहाँ पे आपको हर दिन 4 डेफिनेशन लर्न कराई जा रही हैं। तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए अगर आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन वीक है तो ठीक है। बाकी वहाँ पे मैंने डिटेल में डेफिनेशन बताई हैं। अब क्योंकि इतना अगर यहाँ पे डिटेल करेंगे तो डेफिनेशन ही करते रहेंगे, इसलिए हमने सिर्फ एक एक कीवर्ड लिखा है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हम आपके लिए यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज़ करा दें। वैसे तो हम ये सारी ऑलरेडी वहाँ पे लर्न करा चुके हैं, वहाँ पे अच्छे से आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। और क्योंकि हम सिस्टमेटिकली शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले फैमिली की डेफिनेशन पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले नंबर पे लिखा है परिवार को एक झूला माना है। तो परिवार को झूला किसने माना है, ये डेफिनेशन कहीं भी पूछी नहीं गई है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो परिवार एक झूले की तरह है, ऐसी बात किसने कही है, तो ये बात कही है गोल्ड स्टोन ने। ठीक है, तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसे सोने का झूला हो सकता है, गोल्ड है ना, उसमें स्टोन लगे हुए हैं उस झूले में। तो इस तरह से आप लर्न करके ट्रिक बनाएंगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। तो जो झूला होगा वो कैसा होगा, गोल्ड का है, उसमें स्टोन लगे हुए हैं, गोल्ड स्टोन, ऐसे करके लर्न करेंगे तो मुझे लगता है और आपको भी लर्न ही हो गया होगा कि परिवार को झूला किसने बोला है, गोल्ड स्टोन ने, क्योंकि उसमें गोल्ड के स्टोन लगे हुए थे। क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमने दूसरी डेफिनेशन मेंशन की है वो है मानव जीवन की पोशिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो जब बात होगी मानव जीवन की पोशिका, मानव जीवन की पोशिका किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा कूले। तो कूले ने कहा है परिवार को, परिवार जो है वो मानव जीवन की पोशिका है। सिमिलरली परिवार को किसने समाज की इकाई या कोशिका कहा है। अगर यूनिट रहेगा तो ठीक है, डिफरेंट है, कर लेंगे आप, लेकिन अगर पोशिका और कोशिका आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको सिर्फ एक लर्न करना है। तो आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये यहाँ पे और कोई ट्रिक बन नहीं पाती है क्योंकि दोनों ही का से है। तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप का को का से मैच कर दें, क्योंकि कूले भी का से और कॉम्ट भी का से। तो आप लर्न करेंगे जब समाज की यूनिट या कोशिका बोला है तो यूनिट को कोशिका के साथ मिलाना है। तो समाज की यूनिट किसने बोला है, तो वो बोला है कॉम्ट ने, और यूनिट के साथ आपको लगा के रखना है कोशिका, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ही हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन मेंशन की है उसमें कह रहा है जो परिवार है वो मनुष्य पशु अवस्था से ही अपने साथ लाया है। मतलब जो पहले था वहाँ पे भी परिवार हुआ करता था,
तो ये ऐसी परिवार तो बहुत पुरानी चीज़ है, पशु अवस्था से वो अपने साथ लाया है। तो ये किसने कहा है? तो परिवार के बारे में ये कहा है मालिनोव्स्की ने। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पीजीटी वगैरह में पूछी जाती है डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है परिवार में माता पिता और बच्चे और उसके साथ में एक दास भी होना चाहिए। तो दास को और किसी ने भी इंक्लूड नहीं किया है। फैमिली की जो डेफिनेशन है उसमें ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इन्होंने ही सिर्फ अकेले दास को इंक्लूड किया है। तो आपका इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया? दास। माता पिता और उनके साथ में क्या, बच्चों के साथ में क्या होगा? दास होंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी है? एल्मर की है। और एल्मर ने सबसे अलग की पॉइंट दिया है अपना दास, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की नीड ही नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये परिवार के डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है, और ये परिवार के 3 फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, किसके हैं? तो ये है परिवार क्या करता है? यौन संबंधी कार्य करता है, प्रजनन संबंधी कार्य करता है और बच्चों का पालन पोषण करता है। तो ये 3 कार्य भी पूछ लेता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो ये किसके हैं? ये 3 कार्य या डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज के। नेक्स्ट हम बात करें परिवार को किसने कहा है? परिवार एक गृहस्थ समूह है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, परिवार को गृहस्थ समूह माना है। उसके आगे आप कुछ भी मेंशन हो वो आपको नहीं मतलब है, आपको एक कीवर्ड में हम डेफिनेशन बता रहे हैं ताकि आप भी कीवर्ड से डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर पाएँ। तो गृहस्थ जो समूह कहा है वो कौन है? वो हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर ने फैमिली को कहा गृहस्थ समूह। नेक्स्ट है परिवार में सगोत्रता के संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सगोत्रता कीवर्ड है, आपको डेफिनेशन लंबी लंबी मिलेंगी पर एक सगोत्रता वर्ड मिलेगा। तो सगोत्रता के साथ संबंध है, ये बात किसने कही? ये बात कही किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है परिवार में दत्तक संबंध या रक्त संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे की इम्पोर्टेंट की वर्ड है दत्तक संबंध। और जहाँ पे भी आपको इसमें 2-3 डेफिनेशन मिलती हैं, बड़ी बड़ी मिलती हैं, बहुत लंबी लंबी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं कि माता पिता बच्चों के साथ और ये होगा, बहुत सारी बातें कहेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट की वर्ड आपको जो मिलेगा वो दत्तक संबंध या रक्त संबंध मिलेगा। तो ये कौन है जिन्होंने दत्तक संबंध या रक्त संबंध के साथ परिवार को जोड़ा? तो वो हैं बर्गेस एंड लॉक। नेक्स्ट है किसने परिवार को जैविक सामाजिक इकाई बोला है, यानी बायो सोशल यूनिट किसने बोला है? तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी से 2020 या 2024 में पूछा गया था। और ये वाला जो कहा है परिवार को बायो सोशल यूनिट, वो हैं इलियट एंड मेरिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और पीजीटी में तो बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है सबसे सिंपल और सबसे छोटी डेफिनेशन दी है, उसमें कहा है कि परिवार में माता पिता और साथ में क्या होना चाहिए? संतान होना चाहिए। बस परिवार में माता पिता और संतान होती हैं, इसी को हम परिवार कहते हैं। बहुत ही छोटी बात कह के अपनी बात को क्लियर कर दिया और इनका नाम है क्लेयर। तो क्लियर से आप याद रखेंगे क्लेयर। और मैंने आप जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में बताया था उसमें भी ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराया होगा। अगर आपने कराया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको भी याद आ गया होगा कि मैंने यही ट्रिक बताई थी। माता पिता और संतान है, तो ये हो गया क्लियर यानी क्लियर। उसके बाद बोला है स्त्री बच्चे रहते हैं परिवार में, लेकिन उनकी देख रेख के लिए एक पुरुष भी रखा जाता है। तो ये जो पुरुष यहाँ पे रखा वो उन बच्चों की देख रेख के लिए और स्त्री की देख रेख के लिए रखा जाता है या होता है। तो ये किसने बोला है? तो ये बोला है बीसेंज एंड बीसेंज ने। ये भी डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मेंशन की है उसमें लिखा है बच्चों सहित या बच्चे रहित। ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, बाकी तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बात कही गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट कीवर्ड ये है कि परिवार में बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते हैं। उसको हम परिवार कहते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे रह भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते। तो सहित या रहित ये बात है, ये बात किसने बोली है? नेमकॉफ ने बोली है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है।
सो दैट आप बहुत ही आसानी से लर्न कर पाएँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताई हैं उनका क्या मीनिंग है। तो परिवार को झोला किसने बोला? गोल्ड स्टोन ने बोला है। एंड परिवार को मानव जीवन की पोशिका किसने कहा? कूले ने कहा। और अगर कोशिका होगा तो कौन होगा? कॉम्ट हो जाएंगे। अगर पशु अवस्था से साथ लाया होगा परिवार तो कौन है? मेलिनोव्स्की। उसके बाद माता पिता बच्चे उनके साथ में एक दास भी रहेगा तो ये कौन है? एल्मर। उसके बाद यौन प्रजनन पालन पोषण, ये 3 प्रकार बताए हैं किसने? मैकाइवर एवं पेज ने। उसके बाद गृहस्थ समूह किसने कहा परिवार को? वो है लूसी मेयर। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, सगोत्रता के साथ संबंध किसने जोड़ा है? तो सगोत्रता की बात की किंग्सले डेविस ने। उसके बाद है दत्तक संबंध या रक्त संबंध की बात करते हैं बर्गेस एंड लॉक। एंड जैविक सामाजिक इकाई किसने बोला है? इलियट और मैरिल ने। माता पिता और संतान होंगी, क्लियर मतलब क्लियर। और उसके बाद स्त्री और पुरुष बच्चे रहेंगे लेकिन उनके देख रेख के लिए पुरुष होगा तो कौन? बीसन एंड बीसन। और बच्चे सहित या बच्चे रहित ये बात किसने बोली है? तो इसमें हो जाएंगे आपके नेमकॉफ। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने कीवर्ड के साथ समझाने की कोशिश की, तो इन्हें नोट कर लीजिए, आप काफ़ी काम आएंगी। और जो भी एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछी जाएंगी वो यहीं से पूछी जाएंगी। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं परिवार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन है। सिर्फ वही हमने लिखा है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जैसे कि इसमें की कुछ पूछ के फिर इसमें की डाल दी, फिर इसमें की पूछ के इसमें की डाल दी। तो ये पीजीटी वगैरह में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट समझा है। तो पहले जो मैंने मेंशन की है वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हैं मैकाइवर एवं पेज के अकॉर्डिंग। और इनकी जो बुक थी सोसाइटी, उसमें इन्होंने परिवार की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो इनकी विशेषताएं अक्सर पूछ लेता है, कई बार जोड़े में पूछ लेता है, क्योंकि 8 हैं तो 4 इधर करके 4 इधर करके और एक कोई हटा देता है, कौन सी नहीं है, तो उस तरह से आपको दिक्कत हो जाएगी अगर पता नहीं होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने यूनिवर्सलिटी की बात की, यानी सार्वभौमिकता, कि परिवार जो है वो हर जगह पाया जाता है। जैसे मेलिनोव्स्की ने भी बोला था कि परिवार तो पशु अवस्था से ही अपने साथ लाया हुआ है, तो ये हो गया। दूसरा है इमोशनल बेसिस होता है, मतलब इसमें एक भावनात्मक आधार होता है। परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे से भावनात्मक आधार पर जुड़े होते हैं। तीसरा है इसमें सृजनात्मक प्रभाव होता है, मतलब फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। जिस तरह से हमारा परिवार रह रहा होता है उस तरह से हम सीखते हैं और फिर हम आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। लिमिटेड साइज़ होता है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता है। परिवार का एक मतलब सीमित आकार होगा, कितने ही लोग रह सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरा परिवार बन जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है? एक केंद्रीय स्थिति होती है और इसी में अरस्तू ने बोला भी है। उन्होंने क्या कहा है? समुदाय परिवारों का ही योग है। तो क्या पता ये भी पूछ ले कि किसने बोला है? तो ये बोला है अरस्तू ने, समुदाय परिवारों का ही योग है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मैकाइवर एवं पेज के अकॉर्डिंग जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछी जा सकती है कि क्या उन्होंने बताया है। उसके अलावा जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हैं, जैसे कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर, मनोवृत्तियाँ और व्यवहार प्रतिमान हर परिवार का अलग अलग होता है। सिंबॉलिक कल्चरल ट्रेड्स, प्रतीकात्मक सांस्कृतिक लक्षण होता है। हर परिवार का एक अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग उसका सिम्बल्स रहते हैं कि हाँ इनकी फैमिली में ये ट्रेंड रहा है, परंपरा रही है। और यूटिलिटेरियन कल्चरल ट्रेड्स, उपयोगितापूर्ण सांस्कृतिक लक्षण होता है। हर परिवार में जो भी कार्य किए जाते हैं वो ध्यान में उनकी एक उपयोगिता होती है, जो भी उनके संस्कार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, वो सभी उपयोगितापूर्ण होते हैं। लास्ट वाला हमने लिखा है ओरल एंड रिटन स्पेसिफिकेशन, यानी मौखिक या लिखित निश्चित नियम होते हैं। हर परिवार में कुछ नियम होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे परिवार की ये परंपरा नहीं है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किसने बताई हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बताई हैं चैप्लिन ने। तो ये भी पूछा जा सकता है
कि किसके अनुसार ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें ये भी कर सकता है, एक डाल दिया, एक हटा के, यूनिवर्सलिटी या फिर इमोशनल बेसिस, कुछ भी कर सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए इनका क्या है, ASUO। अब ASUO में भी आपको लर्न होना चाहिए। A का मतलब एटीट्यूड एंड बिहेवियर से है, S का मतलब सिंबॉलिक कल्चरल ट्रेड से है, और U का मतलब यूटिलिटेरियन से है, और O से ओरल या रिटन जो उनके लॉज होंगे उससे है। उसके बाद है यूनिवर्सलिटी, यानी इन्होंने भी यूनिवर्सलिटी की बात की, जैसे मैकाइवर एंड पेज करते हैं। एंड इमोशनलिटी की बात करते हैं, इसकी भी बात उन्होंने, इमोशनल बेसिस की बात मैकाइवर एंड पेज ने भी की है। प्रायोरिटी इनका एक अलग है, इनका खुद का है। प्राथमिकता की भी बात की, हर परिवार की एक अलग अलग प्राथमिकता होती है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ये बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने मैकाइवर एंड पेज से लिया है। उसके बाद स्मॉल साइज़ भी, लिमिटेड साइज़ की बात इन्होंने स्मॉल साइज़ की। तो इनका एक अलग जो है सिर्फ प्रायोरिटी है, बाकी तो मैकाइवर एंड पेज के ही सेम है। लेकिन फिर भी अगर इसमें पूछ लेगा, अब ऐसे ही ये 3 देख के और एक पूछ लेगा कौन सा इनका है, तो प्रायोरिटी मेन है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर पता नहीं होगा। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो किसने बताई हैं, वो हैं मेरिल एंड एल्ड्रिच। तो उन्होंने बताई हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इससे ज़्यादा मुझे और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं लगती हैं, इन्हीं 3 लोगों की थी। तो इसमें याद करना है आपको, सबसे कम किसकी हैं, जो 4 हैं वो चैपिन की हैं, 5 किसकी हैं, मेरिल एंड एल्ड्रिच की हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं मैकाइवर एंड पेज की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम थ्योरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे थ्योरीज़ में, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके माइंड में रहे कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। बाकी बुक्स में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी जो शायद मैंने नहीं बताया था, सोशल कंट्रोल, टेम्परेरी एंड परमानेंट नेचर, जो मैकाइवर एंड पेज की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैंने नीचे लिख दिया था तो स्किप हो गया। तो इसमें ये भी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है इनकी, तो आप इसे भी इसके साथ ही इंक्लूड करिएगा। मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ओके, तो सोशल कंट्रोल तो आप जानते ही, फैमिली की वजह से ही सोशल कंट्रोल है, अदरवाइज़ जिसका जो मन हो वो करे, उसके ऊपर कोई डर ही नहीं रहेगा। तो फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है सोशल कंट्रोल में। टेम्परेरी एंड परमानेंट का नेचर का मतलब ये है, अगर परिवार को हम लोग समुदाय और समिति दोनों तरह से देखते हैं, तो परिवार को अगर हम समिति के रूप में देखेंगे तो ये हमारा टेम्परेरी रहेगा। जैसे कि परिवार में किसी भी सदस्य की डेथ हो गई तो वो चला गया, तो परिवार में उसका जो अस्तित्व था वो टेम्परेरी हो गया। लेकिन जो परमानेंट है वो फैमिली जो है वो तो बनी रहती है, फैमिली की जो संस्था है वो कभी बिकती नहीं है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्हीं की थी, मैकाइवर एंड पेज की ही। ये नीचे लिख दिया था तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। तो अभी आपको पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, मैकाइवर एंड पेज की। उसके बाद सबसे जो कम है वो किसकी है, चैपिन की, और जो फिर मीडियम है वो किसकी है, मेरिल एंड एल्ड्रिच की। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसी में से काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैकाइवर एंड पेज की ही विशेषताएं हैं, तो आप उसे नोट कर लीजिए। ओके, जो फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म है फंक्शन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। किसने कितने टाइप्स बताएं, कौन कौन से किसके हैं, और इसमें इनका उनका उनका ऐसे कर कर के खूब कंफ्यूज करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब आपका काम है कि इनको अच्छे से समझें, किसका कौन सा है। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि सबका लर्न हो पाए, लेकिन एटलीस्ट नंबर कितने हैं वो तो लर्न कर लीजिए। जैसे कि एचटेट में पूछा गया था कि फैमिली के फंक्शंस के किसने 4 टाइप बताए हैं,
तो वहाँ पे ऑप्शन तो एक ही था तो वो आसानी से हो गया। लेकिन अगर 2-3 ऑप्शन हो गए तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मैंने इधर जितने सारे फंक्शंस मेंशन किए हैं वो सारे 4-4 टाइप ही हैं, और 4-4 टाइप में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों ने 4 टाइप बताए हैं फंक्शंस के, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि वो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या उसमें किनका है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कोशिश करते हैं कि लर्न हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले हमने जो मेंशन किया है वो हमने लिखा है ये फंक्शंस जो 4 हमने लिखे वो किसने बताए हैं, तो उसमें है रेगुलेशन ऑफ सेक्स बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, और अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ग्रुप लाइफ। तो ये जो 4 बताए हैं टाइप्स या फंक्शंस वो किसने बताए हैं, वो हैं लुंडबर्ग के। तो लुंडबर्ग ने ये चार प्रकार बताए हैं जिसमें वो यौन संबंधों पर नियंत्रण और प्रजनन की बात करते हैं, किस तरह से उसका नियमन होगा यौन संबंधों का और कैसे प्रजनन होगा, वो पहला प्रकार बताते हैं। फैमिली का ये प्रकार होता है। दूसरे में उन्होंने कहा कि बच्चों का किस तरह से पालन पोषण और सामाजिकरण होगा, तो ये सब किसका काम होता है, ये परिवार का काम होता है। तीसरे में उन्होंने कहा है कॉपरेशन, सहयोग और डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन की भी बात इन्होंने की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है कि सहयोग के साथ श्रम विभाजन की बात और कोई भी अपने टाइप में नहीं करता है, ये एक इकलौते हैं। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि लुंडबर्ग ने जो प्रकार बताया था उसमें क्या था, सहयोग के साथ डिवीज़न ऑफ लेबर भी था, या ये चारों दे रखा होगा और पूछेगा ये किसका है, तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि लुंडबर्ग में डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने बताया था। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ग्रुप लाइफ, जो उसका बेसिक जीवन है उसका सेटिस्फैक्शन, जो बेसिक समूह जीवन होगा उसका सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि का काम कौन करता है। बेसिक संतुष्टि तो वैसे भी फैमिली से ही मिलेगी, तो वो भी काम परिवार का है। तो ये 4 किसके हैं, लुंडबर्ग के। क्लियर हो गया। फाइंड आउट कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डिवीज़न ऑफ लेबर। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ सोशलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन की बात किसने की है, तो ये वाले जो 4 टाइप दिए हैं वो टाइप बताए हैं मेटा स्पेंसर ने। ठीक है, ये 4 टाइप हैं। तो उसमें उन्होंने रेगुलेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, यानी वही यौन संबंध जो हैं उन पे नियंत्रण और प्रजनन की बात करता है। उसके बाद समाजीकरण और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, और अफेक्शन यानी स्नेह की बात करता है। तो इनके में मेन कीवर्ड है प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन, यानी जो सुरक्षा और स्नेह की बात की है वो और किसी ने नहीं की है, तो वो मेटा स्पेंसर में एक यूनिक वर्ड है। तो आपको ये तो याद ही हो रहा है कि ये लोग 4 टाइप दिए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता रही हूँ कि आप फाइंड आउट कर पाएँ आसानी से कि ये वाला टाइप किसका है। तो ये वाला जो अगर प्रोटेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, मेटा स्पेंसर होगा। उसके अलावा मैंने जो 3rd नंबर पे मेंशन किया है वो भी 4 ही फंक्शंस हैं, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। तो ये नाम देकर पूछा गया था एचटेट में कि ये किसका, जो 4 टाइप हैं वो किसके हैं। उसमें ये नहीं मेंशन थे कि ये वाले हैं, पर मैं अब आपको बता रही हूँ। सेक्सुअल यानी यौन संबंधी, और रिप्रोडक्टिव प्रजनन संबंधी प्रकार, और इकोनॉमिक आर्थिक संबंधी प्रकार, और एजुकेशनल यानी शिक्षा संबंधी प्रकार, ये किसने दिया है, तो ये जो 4 टाइप दिए हैं वो दिए हैं मर्डॉक ने, और यही सेम टाइप लोवी के भी हैं। तो मर्डॉक भी पूछ सकता है या लोवी भी पूछ सकता है। तो उसमें पूछा गया था मर्डॉक के अकॉर्डिंग कि मर्डॉक ने फैमिली के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4, 6, 7 ऐसे ऑप्शन थे। तो करेक्ट आंसर 4 था, क्योंकि वहाँ पे केवल मर्डॉक था। अभी वहाँ पे अगर और भी नाम होते तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब अगर मर्डॉक नहीं होगा और ये सेम दिए हुए हैं तो वहाँ पे लोवी आंसर भी हो सकता है, क्योंकि उनके भी यही फंक्शंस हैं, उन्होंने भी यही फंक्शंस बताए हैं, प्रजनन और यौन संबंधी और आर्थिक और शिक्षा संबंधी जो प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं, मर्डॉक एंड साथ ही साथ में लोवी ने। उसके बाद हम जो बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड केस ऑफ यंग, जो बच्चों का पालन पोषण और उसी के साथ उनकी सुरक्षा, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्स इम्पल्स, जो यौन तृप्ति है उस पर कंट्रोल, और जो कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन
ऑफ द सोशल हेरिटेज, जो सामाजिक विरासत में उसको ट्रांसफ़र करने का प्रकार, और प्रोविज़न ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट। तो जो सबसे ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट होंगे उनको प्रोविज़न ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट की बात किसने की है? ये वाले जो 4 फंक्शंस हैं वो किसने बताए हैं? वो बताए हैं ग्रीप्स ने। तो ये शायद ही आपने कहीं देखा हो या सुना हो, क्योंकि ये तो ज़्यादा किसी में मेंशन नहीं रहता है ग्रीप्स का। और इसमें उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड बताया है इंटीमेट कॉन्टैक्ट, उसका मतलब है आत्मीय संबंधों के लिए अवसर प्रदान करने की व्यवस्था। तो ये वाले 4 जो हैं वो ग्रीप्स के हैं, बहुत ही अलग हैं, बहुत ज़्यादा कहीं पूछे भी नहीं गए। आपको कुल मिलाकर याद करना है कि जो 4 फंक्शंस हैं वो किस उसमें कौन कौन आता है। तो एक और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है, जैसे कि रेस परपेचुएशन यानी वंश वृद्धि, इसी के साथ साथ सोशलाइजेशन समाजीकरण, इकोनॉमिक और रेगुलेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड। तो आर्थिक के साथ साथ जो सेक्सुअल नीड्स है उसमें रेगुलेशन एंड सेटिस्फैक्शन की बात की है। तो ये वाले जो 4 हैं वो किसके हैं? वो हैं रीक के। तो यहाँ पे ये 2 नए हैं थोड़ा, लेकिन हैं 4 ही फंक्शंस इन लोगों ने बताए हैं, तो ये भी आपको लर्न करना होगा। एंड इसी के साथ साथ जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लास्ट में, रिप्रोडक्शन, प्लानिंग, सोशलाइजेशन, गाइडेंस ऑफ अनअडल्ट्स यानी प्रजनन, और इसी के साथ साथ नियोजन, समाजीकरण और गाइडेंस ऑफ अनअडल्ट्स, जो नाबालिग बच्चे हैं उनका जो गाइडेंस करना होगा। ये 4 जो फंक्शंस हैं वो किसने बताए हैं? तो वो बताए हैं किंग्सले डेविस ने। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये किंग्सले डेविस का भी नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं, 4 टाइप्स में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 पीपल हैं जिन लोगों ने फैमिली के 4 फंक्शंस बताए हैं। अब आपको देखना होगा कि इसमें कौन कौन हो सकता है। तो आपको लर्न कर लेना होगा कि मर्डॉक आते हैं, रीक आते हैं, लोवी आते हैं, किंग्सले डेविस आते हैं, और इसी के साथ साथ मेटा स्पेंसर और लुंडबर्ग आते हैं जिन्होंने 4 फंक्शंस बताए हैं। अगर आप पहचानना चाहते हैं तो मैंने हर किसी का एक एक वर्ड बताया, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर सिर्फ लुंडबर्ग में और किसी में भी नहीं है। प्रोटेक्शन की बात मेटा स्पेंसर ने की है, और ये जो मर्डॉक और लोवी हैं उनके तो कॉमन हैं, क्योंकि वो तो सब में ही हैं, तो उसमें कोई कीवर्ड नहीं बन सकता है। बाकी ग्रीप्स के हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने बोले हैं, और इसमें जैसे सेक्स इम्पल्स की बात और किसी ने नहीं की है, और इसमें इन्होंने आत्मीय संबंधों के लिए जो अवसर देने की बात की है वो किसी ने नहीं की है। इसी तरह रेस परपेचुएशन यानी वंश वृद्धि की बात और किसी ने नहीं की, तो रीक में आ जाएगा। और किंग्सले डेविस में अनअडल्ट्स का जो गाइडेंस की उन्होंने बात की वो डिफरेंट कीवर्ड हो सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग इधर देखते हैं कि 6 और 7 फंक्शंस बताए हैं। तो ये 6 और 7 जो फंक्शंस बताए हैं वो किसने बताए हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जब हम बात करेंगे कि जो 6 बताए हैं वो किसने बताए हैं, उसमें अफेक्शनल, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल यानी मनोरंजनात्मक, और प्रोटेक्टिव, रिलीजियस, एजुकेशनल, इतना सारा तो नहीं याद हो पाएगा। आप इतना याद रखना कि जो 6 टाइप्स बताए हैं फंक्शंस के, या 6 जो प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं, तो वो हैं ऑकबर्न एंड नेमकॉफ। उसके बाद आते हैं 7 फंक्शंस किसने बताए हैं, तो 7 फंक्शंस सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन, अफेक्शनल, स्टेटस, प्रोटेक्टिव, इकोनॉमिक। तो इनके में क्या था, रिक्रिएशनल यानी मनोरंजनात्मक एक अलग था, और इनके में स्टेटस यानी परिस्थिति एक अलग वर्ड है। तो ये 7 किसने बताए हैं, तो 7 फंक्शंस बताए हैं हार्टन एंड हंट ने।
अब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे वर्क बनता है वो ये बनता है कि ये पूछेगा कि 6 किसने बताया, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा 6 तो आगमन ने को आपने बताया था और किसी ने नहीं बताया। 7 किसने बताया, सिर्फ हाटन और हांट ने बताया था, किसी ने नहीं बताया। 4 किसने बताया, 4 में तो बहुत सारे लोगों का नाम है, तो आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि 4 में कौन कौन थे। तो 4 में आपको कुछ तो याद ही रहेगा, जैसे किंग्सले डेविस हो गया, रीक हो गया, ग्रीव्स हो गया, और आपका मर्डॉक हो गया, लोवी हो गया, और मेटा स्पेंसर हो गया, साथ ही साथ में लुनबर्ग हो गए। इतने लोगों ने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही मुश्किल है आपको आसानी से हर जगह एक पास मिल पाए। तो मैंने आपको बताया, आपको लर्न यही करना है कि कितने लोगों ने 4, 6 और 7 फंक्शंस बताए हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं फैमिली के जो ओरिजिन है उसके बारे में। कुछ थ्योरीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें कुछ स्टेजेस पूछी जाती हैं, और ये कुछ जो मैंने मेंशन की हैं 5 थ्योरीज़ वो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सभी ही जितनी भी हैं उसमें से बुक्स और किसने किसने दिया है और क्या क्या कहा है, क्या क्या स्टेज रही हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, वो सबसे पहले मेंशन हमने की है, और वो वाली थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। तो ये वाली तो आप जानते ही हैं। यौन साम्यवाद की बात किसने की है, तो सबसे पहले इसकी जो बात की है वो है मॉर्गन, और सबसे ज़्यादा इनका ही पूछा जाता है। टाइप्स पूछ लेता है, सीक्वेंस पूछ लेता है, या इनके अंदर का पूछ लेता है कौन किसका क्या मतलब है। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो सीक्वेंस पूछता है। तो मॉर्गन जो है वो एक तो ये है, इनकी थ्योरी क्या है, सेक्स कम्युनिज्म। तो यौन साम्यवाद की बात मॉर्गन ने की, और इसमें ये होता था कि जैसे पहले क्या होता था, किसी पे कोई रोक टोक नहीं थी, जिसको जो पसंद है उसके साथ उसने अपना रिलेशन बिल्डअप किया, उसको अपना बना लिया। मतलब भाई बहन के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई जाती थी। तो उस टाइम पे क्या था, जिसको जो ठीक लगता था वो कर लेता था, तो मतलब सब फ्री थे कुछ भी करने के लिए। तो इसमें पहले जैसे एक्सचेंज ऑफ वाइफ, जो पत्नी विनिमय का सिद्धांत पाया जाता था। और मैंने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, वाइफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि जो वाइफ होती थी उसको अतिथि के रूप में दिया जाता था, अपनी वाइफ को शेयर करने के लिए, रात बिताने के लिए दिया जाता था अपने अतिथियों को। तो कुछ ऐसा माहौल रहा करता था पहले। तो यही जो सबसे पहले जो था, कैसे कैसे स्टेजेस रहीं कि यहाँ से लेके जो ये माहौल था वो कैसे चेंज होकर मॉडर्न सोसाइटी में एक विवाह के रूप में आया, और अपनी अपनी वाइफ को एक जो उनको फ्रीडम मिली वो किस तरह से हुआ, वो सब कुछ मॉर्गन ने सिस्टमेटिक वे में बताया है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा यौन साम्यवाद में ये हुआ करता था, जो हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया। उसके बाद इसमें जो 5 स्टेजेस बताई हैं मॉर्गन ने, तो सबसे पहले नंबर पर वो जो बात करते हैं वो है कॉन्जिगुएंस फैमिली। मतलब जो यहाँ पे जो कॉन्जिगुएंस की बात वो करते हैं, उसका मतलब है जो समरक्त होता था, यानी समरक्त परिवार हुआ करता था इसमें। और इसमें ये रहता है कि जो फैमिली जो रहती थी पहले, ऐसे हुआ करता था, समरक्त परिवार पाए जाते थे, और उसमें जो शादी होती थी वो आपस में शादियां होती थी, इस तरह से था। और फिर जब वो पुलानवन की सेकंड नंबर पे बात करते हैं, तो उसका मतलब है समूह विवाह। मतलब यहाँ पे क्या होता था, ग्रुप मैरिज होती थी। तो यहाँ पे जैसे भाई बहनों में भी शादी हो सकती थी। इसमें क्या होता था, एक तरफ मतलब जो भाइयों का समूह होता था, और एक तरफ जिनसे शादी होती थी वो एक बहनों का समूह होता था। तो एक ग्रुप भाई का हो गया और एक ग्रुप बहन का हो गया, तो आपस में ये लोग शादी कर लेते थे। तो इस तरह से हुआ करता था। पुलानवन का मतलब ही है समूह विवाह, तो ये भी पूछा जा सकता है। और सीक्वेंस आपको हम बता दें कैसे आप लर्न करेंगे, CPNSP और M, ये मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था तो भी ये ट्रिक बताई थी। तो C का मतलब कॉन्जुगेनस हो गया, फिर पुलानवन, फिर सिंडेस्मियन, और फिर पैट्रियार्कल, फिर मोनोगैमस। तो सबसे लास्ट में आपका मोनो यानी एक विवाह आएगा। जब हम बात करते हैं सिंडेस्मियन की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैमिली हो जाता है, क्योंकि इसमें जो रहता है सिंडेस्मियन में क्या होता है, शादी तो एक ही से होती है। मतलब जो एक पुरुष होगा वो शादी तो एक पुरुष एक महिला से ही करेगा।
लेकिन उस फैमिली में, जिस फैमिली में शादी करके ये महिला जाएगी, उसमें जितने भी जो भी पुरुष रहेंगे, सारे पुरुष सारी विवाहित महिलाओं से क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। शादी तो उसने एक ही से की, लेकिन जितनी भी महिलाएं होंगी विवाहित उस फैमिली में, उनसे वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये सिंडैस्मियन फैमिली होती है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो भी पूछ लेगा इसमें क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लान 1 में ग्रुप मैरिज होगी, सिंडैस्मियन में शादी एक ही से होगी, लेकिन वो रिलेशनशिप सारी मैरिड वुमेन से बना सकते हैं। उसके बाद आता है पैट्रियार्कल फैमिली। तो उसमें क्या होता है, इसमें कई पत्नियां रखते थे, वो कई पत्नियां रखने का ऑप्शन था वहाँ पे कि कई पत्नी हो सकती हैं। तो यानी बहुपत्नी प्रथा की तरह था पैट्रियार्कल सोसाइटी में, क्योंकि पैट्रियार्की चलती थी तो वो अपने हिसाब से करते थे। उसके बाद जब हम बात करते हैं मोनोगैमस, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विवाह प्रथा लागू हो गई। तो एक विवाह में फिर क्या होने लगा, एक पत्नी होने लगी। तो इस तरह से आके यहाँ पे एक विवाह शुरू हुआ। यौन साम्यवाद से शुरू हुआ था, जिसमें हमने समरक्त की बात की, जिसमें आपने देखा कि पहले कैसे होता था, वाइफ को शेयर करते थे, अतिथि संस्कार के लिए रखते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है पॉलिनेशियन सोसाइटी, तो अगर वो पूछ ले कि पॉलिनेशियन सोसाइटी का उदाहरण ये मॉर्गन ने दिया है कि ये कहाँ पाया जाता था, तो ये जो है ये आपका समरक्त परिवार में पाया जाता था। ये एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट रहेगा, शायद कहीं पूछ ले कि पॉलिनेशियन सोसाइटी का जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो किस फैमिली के पर्सपेक्टिव में दिया है। तो वो जो समरक्त परिवार का बताया उन्होंने, कॉन्जुगिनस जो फैमिली के बारे में बताया है, उसमें ये इस सोसाइटी में पाया जाता था। क्लियर हो गया। उसके बाद समूह विवाह में मैंने बताया एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से शादी करेगा। फिर उसके बाद सिंडैस्मियन में एक महिला से एक ही पुरुष शादी करेगा, लेकिन बाकी लोग शेयर करेंगे। उसके बाद पैट्रियार्कल में कई पत्नी होंगे। फिर मोनोगैमस में तो एक ही पत्नी, एक जो पुरुष होगा एक ही के साथ शादी करेगा और एक ही के साथ रहेगा। तो ये 5 स्टेजेस किसने बताई, मॉर्गन ने। और ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लॉरेंस स्टोन है, शायद किसी बुक में आपको मिले, और इन्होंने ये 3 स्टेजेस बताई। इन्होंने कितनी बताई थी, 5 स्टेजेस, और इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं फैमिली की, और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताते हैं। ये जो इन्होंने बताया है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 3 स्टेजेस बताई हैं। तो उसमें उन्होंने पहली स्टेज बताई ओपन लीनेज फैमिली, यानी खुला वंशावली परिवार। तो ये जो स्टेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बताया, खुला वंशावली परिवार में कि जो पहले ऐसे होता था, समुदाय और परिवार में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, सब एक दूसरे से, जैसे पहले क्या होता था, कम्युनिटी के लोग जानते, फैमिली के लोग जानते, तो आपस में बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा करता था। तो इसमें क्या था, इसमें लव मैरिज के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकते कि ये लव मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउ ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट रहता था। तो वही लोग, मतलब इनके माता पिता लोग जिससे शादी डिसाइड कर दिया कि इनसे होगी, तो वो खो जाती थी, जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड पैट्रियार्कल फैमिली, यानी प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार। अब रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर रोक टोक होने लगी, और थोड़ा सा जो कम्युनिटी था, कम्युनिटी से थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो गई, मतलब कम्युनिटी का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन जो फैमिली पे थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब प्रतिबंधित था, आप इतना फ्री नहीं थे कि कुछ भी अपने आप कर लें। उसके बाद हम जब बात करेंगे क्लोज डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली, तो ये वाला बंद घरेलू मूल परिवार है, और इसमें क्या हुआ, एक जो परिवार था वो घर की 4 दीवारी में कैद हो गया। फिर उसमें वो उसकी अपनी मनमानी चलने लगी, वो लव मैरिज करे या कुछ भी करे, इसमें लव मैरिज अलाउ हो गई थी, और जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो अपने हिसाब से प्रेम विवाह जो भी उनको उचित लगता था वो करते थे। उनको काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो गई थी इस वाली स्टेज में आते। तो क्लोज डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली की 3rd स्टेज थी, ये बताया किसने, लॉरेंस स्टोन ने। और ये जो 3rd वाली स्टेज थी, इसको
अफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म कहा है भावनात्मक व्यक्तिवाद गिडिंग्स ने। तो ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसको गिडिंग्स ने भावनात्मक व्यक्तिवाद कहा है। किसको? क्लोज डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली को, क्योंकि अब इनका तो व्यक्तिवाद चलने लगा, यहाँ पे जो व्यक्ति चाहेगा उसकी भावनाओं को दिया जाने लगा, तो यहाँ पे इनका मेन हो गया। तो ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे जो हमारी थ्योरी हमने मेंशन की है वो है पैट्रियार्कल या क्लासिकल थ्योरी। तो पैट्रियार्कल या क्लासिकल थ्योरी भी पूछा जाता है कि इसमें कौन है। तो पैट्रियार्कल जो सबसे पहले बात हुई थी, इसको क्लासिकल थ्योरी के नाम से, पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? तो वो आते हैं प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन। तो ये लोग आते हैं। जैसे हेनरी मैन की बुक भी थी एंशिएंट लॉ, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पैट्रियार्कल जो थ्योरी थी वो उसमें कैसे पितृसत्तात्मक जो परिवार होता था उसमें क्या होता था। तो ये तीन लोगों का आपको नाम याद रखना है, प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन। हेनरी मैन की बुक रही है एंशिएंट लॉ, उसमें इस थ्योरी को बताया गया है। तो इन्होंने ये कहा कि जो परिवार बना वो पुरुष की ईर्ष्या के कारण बना, क्योंकि पुरुष एक अपने आप को ताकतवर समझता था और वो स्त्रियों को अपने अधीन रखना चाहता था। तो इसलिए वो क्या करता था, ज़बरदस्ती उसको जो भी स्त्री पसंद होती थी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के फिर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था, फिर उसके साथ वो रहता था। तो इस तरह से कुछ पितृसत्तात्मक परिवार बना, यानी जो पैट्रियार्की डेवलप हुई और फिर क्या हुआ, पुरुषों का आधिपत्य शुरू हो गया। उसके बाद इस थ्योरी में ये बताया गया। फिर आती है मैट्रियार्कल थ्योरी। तो मैट्रियार्कल थ्योरी जो है वो इसके अपोजिट बात करती है, और मैट्रियार्कल थ्योरी में जो मेन है वो कौन है? ब्रीफाल्ट। ब्रीफाल्ट की जो बुक थी द मदर्स, वो पूछी भी जाती है और इसमें इन्होंने बताया भी है कि किस तरह से मैट्रियार्कल थ्योरी में क्या हुआ था। कि इन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना है कि ईर्ष्या की वजह से सिर्फ हुआ। इन्होंने कहा कि जो पुरुष था वो इतना होशियार था कि उसने अपनी इच्छा तो पूरी की, लेकिन उसके बाद जो बच्चे हुए उनका पालन पोषण कौन करेगा। तो इसके लिए महिलाओं की जो भूमिका हुई वो ज़्यादा निकल के आई। तो फिर महिलाओं का इसमें काम आने लगा, उनकी भूमिका हो गई कि आप अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो, और महिला क्या करेंगी, बच्चों की देख रेख करेंगी। तो इस तरह से मदर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो गया। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत में मदर्स का इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है, और ब्रीफाल्ट की बुक थी द मदर्स, उसमें बताया गया है। तो यही मेन है इसमें। उसके बाद है, और इसका जो समर्थन किया है वो इस सिद्धांत का वो किया है बैकोफन और टायलर ने इसका समर्थन किया है इस थ्योरी का। उसके बाद आता है इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी उद्विकासीय सिद्धांत। तो ये मेन इसमें जो है वो है बैकोफन। तो बैकोफन क्योंकि इसके समर्थक थे लेकिन इसके प्रवर्तक हैं। तो बैकोफन की ये बुक जो मैंने मेंशन की ये बैकोफन की ही है, मिथ, रिलीजन एंड मदर राइट। तो ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताया। इवोल्यूशनरी थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। तो 5 स्टेजेस किसने बताई? मॉर्गन ने। अगर 4 स्टेजेस पूछेगा तो किसने बताई हैं? वो बताई हैं बैकोफन ने। और वो 4 स्टेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन की। ये वाला जो स्टेजेस ये थी ये PGT 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 स्टेजेस ऑफ बैकोफन। तो बैकोफन ने जो पहली स्टेज बताई उसमें वो सेक्स कम्युनिज्म की बात करते हैं। सेक्स कम्युनिज्म का मतलब क्या है? यौन साम्यवाद, यही जो मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद वो पॉलीएंड्री यानी बहुपति की बात करते हैं, और फिर पॉलीगैमी यानी बहुपत्नी वाली जो होगी वो 3rd स्टेज होगी, और जो थर्ड होगी, और जो 4th स्टेज है वो है लास्ट स्टेज मोनोगैमी। तो वो लास्ट में आते आते एक विवाह की बात करते हैं। तो ये 4 स्टेज भी आपको लर्न होनी चाहिए। सेक्स कम्युनिज्म, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी एंड लास्ट वाली है
मोनोगैमी। तो यहाँ पे आते आते एक विवाह लास्ट में हो जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस किसके द्वारा हैं? बैकोफन। और 3 स्टेजेस किसकी हैं? लॉरेंस स्टोन की। और 5 स्टेजेस किसकी हैं? मॉर्गन की। तो ये आपको याद रखना है, 3, 4 और 5 स्टेजेस बताई हैं फैमिली में। उसके बाद जो ये वाला सिद्धांत था इसका समर्थन किया बैकोफन। तो प्रवर्तक थे इसमें टायलर, मॉर्गन, स्पेंसर और जियुक जो थे, उन लोगों ने समर्थन किया है इसका। इन लोगों ने समर्थन किया इस सिद्धांत का। उसके बाद लास्ट हम आते हैं मोनोगैमस फैमिली थ्योरी जो है हमारी, एक विवाह की जो थ्योरी दी है वो वेस्टरमार्क और मैलिनोव्स्की ने दी है। तो ये किसने दी? वेस्टरमार्क एंड मैलिनोव्स्की। जैसे कि आपने देखा होगा इनकी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने बात की, वेस्टरमार्क की ये बुक है। और इसमें मैलिनोव्स्की ने ये बोला है कि एक विवाह ही, जो कोटेशन पूछा भी जाता है खूब पीजीटी में, एक विवाह ही सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। ये कोटेशन खूब पूछा जाता है पीजीटी में। ये किसने कहा? मैलिनोव्स्की ने। तो एक विवाह के जो समर्थक हैं वो वेस्टरमार्क और मैलिनोव्स्की हैं, और उनकी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, जो भी बुक भी काफ़ी पूछी जाती है। और इसी के साथ साथ जो मैलिनोव्स्की हैं, मैलिनोव्स्की का ये कोटेशन खूब पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देखी हैं, और ये सभी हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इसमें हमारा जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई। जैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये कहीं भी नहीं पूछा गया। इसी के साथ साथ जो मॉर्गन की ये 5 स्टेजेस हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इसमें कुछ भी बता ही नहीं सकती हूँ। बस आपको ये याद रखना है सीक्वेंस CPSPM, और जो कॉन्सेक्वेंस फैमिली थी समरक्त परिवार में, उसमें यही था कि किसी का कोई यौन भेद नहीं था, किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते थे, भाई बहन कुछ भी नहीं था, सब एकदम फ्री थे। तो ये यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था पॉलिनेशियन सोसाइटी, ये याद रखना। अगर आप UG PG के स्टूडेंट हैं तो अगर आप ये एग्जाम्पल में लिख देंगे कि यहाँ पे ये पाया जाता था तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई हैं। ग्रुप याद रखना है। उसके बाद एक ही से शादी होगी, यहाँ कई पत्नियाँ होंगी, और लास्ट में आते आते एक पत्नी हो जाएगी। ओपन लीनियज सिस्टम फैमिली में बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहेगा, फिर रिस्ट्रिक्टेड में थोड़ा कम हो जाएगा, और क्लोज डोमेस्टिकेटेड में आके फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पैट्रियार्कल थ्योरी में, तो प्लेटो अरस्तु हेनरीमैन थे, उनकी बुक एंशिएंट लॉ थी। मातृ सत्तात्मक में ब्रीफार्ड थे, द मदर्स इनकी बुक थी। और बैकोफन टायलर ने इसका समर्थन किया इस सिद्धांत का। उद्विकासी की बात करें तो बैकोफन मेन है, मिथ, रिलीजन एंड मदर राइट इनकी बुक है। बैकोफन की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें उन्होंने सेक्स कम्युनिज्म की बात की, पॉलीआंड्री की बात की, पॉलीगैमी की बात की, और उसके साथ साथ फिर मोनोगैमी की बात की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 4 स्टेजेस याद रखनी है आपको। लास्ट में आते आते मैंने मोनोगैमस फैमिली भी बताई, जो कि वेस्टरमार्क और मैलिनोव्स्की थी। वेस्टरमार्क की बुक इम्पॉर्टेंट है, मैलिनोव्स्की का कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो फैमिली के टाइप्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। अभी कुछ बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी परिवार के प्रकार कुछ आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तो जो थिंकर्स ने बताए वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम फ़िलहाल ये देखते हैं कि परिवार किस किस आधार पे बने होते हैं। तो उसमें हमने जो पहला आधार लिखा है वो हमने लिखा है निवास, यानी निवास के आधार पे परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें आता है आपका मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल, नियोलोकल और एवंकुलोकल। तो इसमें मैट्रिलोकल यानी मातृ स्थानीय परिवार होता है। तो इसमें क्या होता है, शादी के बाद जो लड़का है वो लड़की के घर पे जाके रहता है, तो वो मातृ स्थानीय परिवार हो जाता है।
उसके बाद अगर हम बात करें पैट्रीलोकल, तो पितृस्थानीय परिवार है, तो इसमें क्या होगा, लड़की लड़के के घर जाके रहेगी। उसके बाद न्यूलोकल में क्या होता है, वो दोनों ही ना तो माता के घर पे रहते हैं ना तो पिता के घर पे, अपना एक नया स्थान बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद एवंकुलोकल जो है उसमें मामा की भूमिका होती है बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ रहते हैं, मामा के घर पे। तो यहाँ किसके घर पे रहते हैं, माँ के घर पे यानी लड़की के घर पे, और यहाँ पिता यानी लड़के के घर पे, यहाँ पे नया घर बनाएंगे और यहाँ पे क्या, मामा के घर पे रहते हैं। और इस तरह के परिवार कहाँ पाए जाते हैं, तो मेलांजिया में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप माँ से मामा, माँ से मेलांजिया करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परिवार पाया जाता है, या पूछ लिया जाएगा कि मेलांजिया में कौन सा परिवार पाया जाता है, तो ये एवंकुलोकल वहाँ पे पाया जाता है, जिसमें मामा की भूमिका होती है। क्लियर हो गया। तो ये 4 है निवास के आधार पे। उसके बाद हमने जो दूसरा लिखा है वो एंसेस्ट्री यानी वंश क्रम के आधार पे हमने लिखा है, और वंश क्रम के आधार पे 2 तरह के परिवार होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय परिवार, तो इसमें वंश परंपरा किधर से चलती है, माँ की तरफ से चलती है वंश परंपरा। और इसमें पैट्रिलिनियल में पिता की तरफ से चलेगी वंश परंपरा, तो इसमें तो कुछ बताने वाली है नहीं, बात तो इसमें पिता की तरफ से चलेगी। उसके बाद हमने जो मेंशन किया है वो है अथॉरिटी यानी प्रभुत्व के आधार पर परिवार। तो प्रभुत्व के आधार पर भी 2 तरह के परिवार होते हैं, मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक परिवार, तो इसमें सत्ता किसकी तरफ चलती है या किसको दी जाती है, माँ की मेन रहती है इसमें सत्ता। और इसमें पैट्रियार्कल तो जो पितृसत्तात्मक परिवार में होता है, सत्ता किसकी रहती है, पिता की रहती है। उसके बाद जब मेन आता है हमारा मैरिज के आधार पर यानी विवाह के आधार पर परिवार जो है वो 2 तरह का है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो ये है कि जो मोनोगैमस यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मोनोगैमस फैमिली जो रहती है, एक विवाही जो परिवार रहता है, उसमें जो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले जो ये मैट्रिलोकल एंड पैट्रिलोकल की बात की थी वो मर्डॉक ने बात की थी। यहाँ पे आपको याद करना है कि ये, और इसको मैट्री पैट्रिलोकल भी कहा गया था, क्या कहा जाता है। उसके अलावा मोनोगैमस जो एक विवाह परिवार है, तो इसमें ये कहीं नहीं पूछा गया। जो मर्डॉक ने 238 समाजों का अध्ययन किया था, एक विवाह में उन्होंने 238 सोसाइटीज़ की स्टडी की थी, और उसमें से ये पाया केवल 43 में ही एक विवाही परिवार पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपको लर्न कर लेना है, क्या पता कहीं पूछ ले कि कितने समाज की स्टडी की, तो की है 238 समाज की स्टडी, जिसमें से 43 में एक विवाही परिवार पाया जाता था। उसके बाद उन्होंने बात की है पॉलीगैमस की यानी बहुविवाही परिवार की जो बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने 565 समाजों की अध्ययन किया है, और उसमें उन्होंने ये पाया 480 समाजों में यानी 80% जो फैमिलीज़ थी उसमें बहुविवाही परिवार पाया जाता था। तो आप रेशियो देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने पॉलीगैमस या जो बहुविवाही विवाह था उसको 2 टाइप में डिवाइड किया। वो 2 टाइप कौन से हैं, पॉलीगैमस और पॉलीएंड्री। तो पॉलीजेनी और पॉलीएंड्रस। तो पॉलीजेनी क्या है, बहुपत्नी विवाह। तो बहुपत्नी में उन्होंने जो अध्ययन किया है वो आपको पता ही है, 238 समाजों का अध्ययन किया। तो उसमें कितनी 193 यानी 81% जो परिवार थे, फैमिलीज़ थी, वो उसमें बहुपत्नी विवाह पाया जाता था 81% समाज में। उसके बाद पॉलीएंड्रस, अगर बहुपति की बात करी जाए तो 565 में से केवल 4 यानी 0.70% में बहुपति विवाह पाया जाता था, जैसे कि द्रौपदी वाला एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं आप लर्न करो, बस ये है कि बहुविवाह में 565 याद रखें, और एक विवाह में यहाँ पे आपको याद रखना है 238। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया है साइज़ के आधार पे 2 तरह का परिवार रहता है, जो कि एक हो जाएगा कॉन्जुगल या न्यूक्लियर यानी दाम्पत्य या मूल परिवार, और इसी तरह जॉइंट फैमिली तो संयुक्त परिवार। तो वो तो पता ही है, संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग होंगे, जॉइंट फैमिली में कम परिवार के कम लोग होंगे।
तो उसके ये मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे बताया कि इस आधार पे परिवार होते हैं और ये होते हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता है, इसमें कोई डिस्कशन की नीड नहीं है। जो मेन टाइप्स हैं वो टाइप्स हैं जो थिंकर्स ने बताए हैं, जैसे कि वॉर्नर के हैं, मर्डॉक के हैं, तो उन लोगों के हैं जो टाइप्स उन्होंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट उनको डिस्कस करके अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे और वो सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट रहेगा। तो अभी तक आपने जितना भी पेशेंस दिखाया है थोड़ा सा और आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रियली बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मेनली जो टाइप्स पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग जो टाइप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसे मैंने अलग से मेंशन किया है सो दैट आप क्लियरली समझ पाएँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसमें जो मैंने लिखा है बहुविवाह, यानी बहुविवाह के आधार पे जो टाइप्स पाए जाते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे सवाल ज़्यादा आते हैं। जैसे बहुपति और बहुपत्नी को मैंने बताया ही था। तो बहुपति और बहुपत्नी में ये जो सवाल आता है, जैसे कि हायर एजुकेशन में आया हुआ था 50 में, तो हमने सोचा अलग से इसको बता दें। तो जो इसमें पूछा जाता है वो ये है कि बहुपत्नी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो मैंने मेंशन कर दिया वो ज़्यादातर नागा, गोंड और बैंगा ट्राइब में पाया जाता है। बहुपत्नी जो परिवार है या विवाह की प्रथा वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमने जो बहुपति है उसको दो भागों में बांटा है, फ्रैटर्नल एंड नॉन फ्रैटर्नल, यानी भ्रातक और अभ्रातक उसमें बहुपति में बांटा हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था हायर एजुकेशन 50 में, वो ये पूछा गया था कि फ्रैटर्नल में कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं। तो इसमें आपको ये याद करना है कि टोडा और नायर फ्रैटर्नल एंड नॉन फ्रैटर्नल दोनों में ही रहती हैं, वो चाहे फ्रैटर्नल हो या नॉन फ्रैटर्नल हो। टोडा और नायर तो दोनों में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है वो है खस, कि किस में खस था। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रैटर्नल या नॉन फ्रैटर्नल दोनों में ही टोडा और नायर करना है, लेकिन जो खस होगा वो सिर्फ फ्रैटर्नल में होगा, यानी ये आपस में भाई भाई हैं तीनों। टोडा, खस और नायर ये तीन भाई भाई हैं, और ये लोग भाई भाई नहीं हैं, यानी नॉन फ्रैटर्नल है। तो ऐसे करके लर्न करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताया कि यही सवाल पूछा जाता है, कौन फ्रैटर्नल है कौन नॉन फ्रैटर्नल है। क्लियर। उसके बाद जो टाइप्स पूछे जाते हैं वो मेनली ये हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। तो पहला जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है एफिनल एंड कॉन्जुगुइन, यानी विवाह और रक्त संबंधी जो परिवार बताया है वो किसने बताया है, तो वो बताया है लिंटन ने। नेक्स्ट नंबर पे हमने लिखा है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन यानी जनन मूलक और प्रजनन मूलक परिवार कौन बताता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है और ये बताया है वॉर्नर ने। तो इन्होंने बताया ये होता क्या है ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन, ये भी 50 में पूछा गया था कि प्रोक्रिएशन फैमिली कौन सी है। तो आपको कैसे समझ में आएगा, मान लीजिए ये कोई भी ईगो है, आप या मैं कोई भी हो सकते हैं। तो आपके जो मम्मी पापा, माँ पिता, भाई बहन जो भी आपके हैं, तो वो सब क्या हो गए आपके, ये हो गए जन्म मूलक, यानी ये हो गए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जो आपसे बने यानी आपकी पत्नी हो गए, पति हो गए, या फिर आपके बच्चे, वो क्या हो गए आपके प्रोक्रिएशन हो गए, यानी प्रजनन मूलक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन की जब बात होगी तो आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन आएंगे। और अगर प्रोक्रिएशन का होगा तो इसका मतलब जिसको आपने बनाया, आपके बच्चे हो गए, आपकी पत्नी हो गई, तो वो सारे प्रजनन मूलक में आ जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वॉर्नर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे हमने जो लिखा है वो 3 टाइप ऑफ फैमिली है, ट्रस्टीशिप, ऑटोमेस्टिक, मिस्टिक एंड डोमेस्टिक, यानी न्यासिता संबंधी और अतिलुग और घरेलू जो परिवार हैं। इसकी बात किसने की, तो इसकी बात करते हैं जिमरमैन। ठीक है। तो ट्रस्टीशिप में क्या होता है, इसमें जो फैमिली जो रहती है उस ट्रस्टीशिप वाला सबसे अच्छा परिवार माना जाता है, यानी फैमिली का स्वार्थ इसमें सबसे ऊपर रहता है। लेकिन जो ऑटोमेस्टिक होता है उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति का स्वार्थ ऊपर हो जाता है।
और डोमेस्टिक में आके फिर दोनों के बीच की स्थिति हो जाती है, यानी वो अपने बच्चों के भी बारे में सोचता है और अपनी फैमिली के भी बारे में सोचता है, तो ये बीच की स्थिति हो जाती है। ये टाइप्स जिमर मैम ने बताए। उसके बाद हम बात करें 4th नंबर पे, तो इंस्टीट्यूशनल एंड कंपेनियन हमारा फैमिली आता है, यानी संस्थागत और सहचारी परिवार। तो इसकी बात किसने की है? इसकी बात की है बर्गेस एंड लॉक ने। और संस्थागत का मतलब ये है, इसमें जो प्रतिमान होते हैं, नियम होते हैं, संस्था होते हैं, कानून होते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब का ज़्यादा इसमें वैल्यू रहता है। इनके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन जो कंपेनियनशिप होता है उसमें परिवार अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लेता है, अपने बारे में सोचता है, यानी वो इंडिविजुअलिस्टिक तरह से हो जाता है, तो इसमें इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रह जाता है। ये दिया किसने? बर्गेस एंड लॉक ने। उसके बाद जब हम 5th नंबर पे बात करेंगे तो हमारा है सिमेट्रिकल एंड सिंक्रेटिक, यानी सम्मित और समन्वयवादी परिवार। तो ये किसने दिया है? यंग, मोट, विलमोट, दो लोगों ने दिया है इसको। और इसमें इसका मतलब होता है जो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, जो ये पूर्णतया आत्मनिर्भर होता है। और जो सिंक्रेटिक होता है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ये किसने बताया? यंग एंड विलमोट ने बताया है सिमेट्रिकल एंड सिंक्रेटिक। तो इसमें ये वाला आत्मनिर्भर होता है और इसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड कंपोजिट फैमिली। तो न्यूक्लियर एंड कंपोजिट फैमिली, स्वतंत्र या नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात किसने की है? तो ये हैं मर्डॉक। और जो ये मिश्रित परिवार है यानी कंपोजिट फैमिली है, उसको उन्होंने अगेन 3 टाइप में बांटा। ये शायद किसी बुक में होगा क्योंकि ये पूछा भी नहीं गया, अब इसकी बारी हो सकती है पूछे जाने की, तो मैंने स्पेशली मेंशन किया। एक्सटेंडेड मोनोगैमस यानी विस्तृत एक विवाही परिवार। उसके बाद इंडिपेंडेंट पॉलीगैमस, स्वतंत्र बहुविवाही परिवार। उसके बाद एक्सटेंडेड पॉलीगैमस, विस्तृत बहुविवाही परिवार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कंफ्यूज करेगा एक और लगा के कि कौन सा नहीं है। तो आपको याद करना है 2 बहुविवाही हैं जिसमें स्वतंत्र और विस्तृत की बात की है उन्होंने, यानी इंडिपेंडेंट और एक्सटेंडेड की बात की है। और एक है केवल एक विवाही जिसमें वो विस्तृत लगाते हैं। यहीं पे वो एक्सटेंडेड बहुविवाही या विस्तृत एक विवाही कर देंगे और कहेंगे कौन सा नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है? बहुविवाही यानी पॉलीगैमस कितने हैं? 2, एक स्वतंत्र और एक विस्तृत। और एक विवाही तो एक ही होगा ना, तो एक विवाही एक है, वो कौन सा है? एक्सटेंडेड। तो आपको ये याद रखना है कि एक विवाही एक ही था, एक्सटेंडेड, और जो बहुविवाही थे वो 2 थे, इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है प्राइवेट फैमिली। तो प्राइवेट फैमिली को आप लर्न कैसे करेंगे? तो ये हैं, जैसे कोई चीज़ प्राइवेट होती है ना, तो उसको हम लॉक कर देते हैं, या जैसे गोल्ड की तरह उसको रखते हैं, ये मेरी चीज़ है। तो इसी तरह गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड का है ये मैं आपको याद करने को बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। गोल्ड थॉर्प एंड लॉकवुड। तो जैसे कि प्राइवेट चीज़ होती है ना, तो हम अपने गोल्ड को कहाँ रखते हैं? लॉक करके रखते हैं ना। तो इस तरह से आप लर्न करेंगे तो अच्छे से लर्न होगा। गोल्ड थॉर्प एंड लॉकवुड का है प्राइवेट फैमिली यानी निजी परिवार। नेक्स्ट 8 नंबर पे जो है वो है प्री इंडस्ट्रियल और क्लासिकल एक्सटेंडेड फैमिली यानी पूर्व औद्योगिक और जो शास्त्रीय विस्तृत परिवार। तो ये किसने दिया है? ये हैं एरेंसबर्ग और किम्बाल, इनका है ये। उसके बाद 9 नंबर पे मैंने मेंशन किया है मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली यानी आधुनिकृत विस्तृत परिवार। तो ये अभी तक पूछे नहीं गए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आधुनिकृत विस्तृत परिवार की किसने की बात? तो ये हैं लिटवॉक या जीन लिटवॉक, इन्होंने
बात की है विस्तृत परिवार यानी मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली की। और 10 नंबर पे मैंने लिखा है पैटर्नल एक्सटेंडेड फैमिली यानी पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात कौन करता है, तो वो करते हैं टी.एन. मदन। उसके बाद हमारा आता है इनकम्प्लीट फैमिली यानी अपूर्ण परिवार, इसकी बात करते हैं ए.एम. शाह। तो ये हमारा 11th नंबर पे है, इसकी बात करेंगे ए.एम. शाह। और 12 नंबर पे हमने लिखा है एक्सवेरी लोकल एंड वेरी लोकल फैमिली यानी पति स्थानीय और पत्नी स्थानीय की बात किसने की है, तो ये है लियोनार्ड ओडम। तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे कुछ और मैंने मेंशन किए हैं टाइप्स। तो ये है पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और नौ स्थानीय यानी मैट्री लोकल, पैट्री लोकल एंड नियो लोकल की बात किसने की है, तो ये है एस.सी. दुबे। ये 3 टाइप्स बताए हैं फैमिली के। नेक्स्ट है स्तंभ, पितृसत्तात्मक, अस्थायी, विशिष्टीकृत। ये 4 टाइप किसने बताए फैमिली के, तो ये हैं लीपले, जिन्होंने स्तंभ फैमिली की बात की है। उसके बाद 15 नंबर पे जो मैंने मेंशन किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं भी नहीं पूछा गया है। ये जो बताया है फैमिली के टाइप को, वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बताया है कि पहले कैसी रहती थी, आदिम अर्थव्यवस्था होती थी, उसके बाद कृषि प्रधान हुई, फिर अर्थव्यवस्था औद्योगिक हो गई। तो ये एक स्ट्रक्चर बना, ये जो आपको मैंने दिखाया बोल्ड करके, ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, एम का। तो यही सवाल पूछा जाएगा कि एम टाइप रिलेशन की बात किसने की है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी बात की है क्लेटन ने। ये कहीं भी नहीं पूछा गया, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा इस पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ पे ये दोनों जो है आदिम और औद्योगिक में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। उसके बाद जो ये मेन जो कृषि प्रधान यानी बीच में जो था, वहाँ पे विस्तृत परिवार पाया जाता था। तो इस आधार पे उन्होंने कृषि व्यवस्था के आधार पर फैमिली के स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास किया। यानी जो पहले था वहाँ भी एकांकी परिवार पाए जाते थे और औद्योगिक समाज में भी एकांकी परिवार पाए जाते, पर वो जो बीच का जिसमें कृषि प्रधान था वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली पाई जाती थी। तो ये एम टाइप रिलेशन किसने बताया है फैमिली में, क्लेटन ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जितना भी मैंने बताया उसमें मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको भी इम्पोर्टेंट लगेगा। एंड आपको अगर लगता है आपने कुछ नया सीखा है, आपको इम्पोर्टेंट लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।